एपिसोड 67। लेकिन फैंग चेन ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और एक ही तलवार से उसे मार डाला। अब केवल जूनियर सिस्टर हॉन्ग ही जीवित बची हैं। जूनियर सिस्टर हॉन्ग अभी भी फैंग चेन की तीखी हरकतों से भयभीत होकर वहीं खड़ी थी। जब फैंग चेन ने उसे ठंडी आंखों से देखा तो उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह घुटनों के बल गिर गई। कृपया मुझे मत मारो, उसने फैंग चेन को दयनीय दृष्टि से देखा और विनती की, जब तक तुम मुझे नहीं मारोगे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। फैंग चेन ने उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और ठंडे स्वर में पूछा, अब तो चेन में क्या स्थिति है? मुझे नहीं पता, हम शहर के बाहर हैं और अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। शहर के द्वारों पर विभिन्न बलों का कब्जा है, हर कोई अंदर नहीं जा सकता, उसने जल्दी से जवाब दिया। ओह, ये देखकर कि वह इस प्रश्न से कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता, फैंग चेन ने आगे पूछना बंद कर दिया और सीधे तुचेन की ओर चल दिया। जूनियर सिस्टर हॉन्ग ये सोचकर दंग रह गई कि फैंग चेन उसे जाने देगी और वह तुरंत बहुत खुश हो गई। लेकिन साथ ही उसे इस बात का मलाल भी था कि अगर उसके 3 कुत्ते मर गए तो उसके पास कोई गुंडा नहीं बचेगा, और यह सब उस कमीने फैंग चेन की वजह से है। उसने मन ही मन अपने बड़े भाई को खोजने का मन बना लिया। जब तक वह फैंग चेन को नहीं मार देती वह अपने दिल से नफरत को नहीं निकाल सकती थी। लेकिन जैसे ही वह सोच रही थी कि कैसे जवाबी हमला किया जाए, एक तलवार की रोशनी अचानक उसकी गर्दन के आर पार चमकी और फैंग चेन की ओर लौट आई। क्रिस्टल से हल्की रोशनी निकल रही थी और उस पर खून के कुछ निशान थे। जूनियर सिस्टर हॉन्ग ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अपनी खून बह रही गर्दन को ढक लिया। उसने अविश्वास से फैंग चेन को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना क्रूर हो सकता है और उसके जैसी सुंदरी को मार सकता है। वह केवल फैंग चेन को आक्रोश से देखती रही जब तक कि उसके बचने की सारी उम्मीदें खत्म नहीं हो गईं। फैंग चेन को जब कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो वह निराश नहीं हुआ। आसपास बहुत से साधक थे, इसलिए उनसे जानकारी प्राप्त करना आसान था। बाहरी दुनिया में उनका नाम सफलतापूर्वक शीर्ष 600 में शामिल हो गया और कई लोगों ने फैंग चेन का नाम भी देखा। जेहू शेनशान के गुरु यान मियाओ ने कहा, फैंग चेन अंततः आंतरिक कोर तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अन्य शीर्ष प्रतिभाशाली लोग बिना रुके आंतरिक पृथ्वी शहर की ओर भागना पसंद करेंगे। आखिरकार सबसे महान अवसर वहीं थे। झाओ टोंग ने अपना हाथ हिलाया और छवि बदल गई और आंतरिक घेरे में फैंग चेन की आकृति सभी के सामने प्रकट हुई। इस समय फैंग चेन विभिन्न ताकतों के कई प्रतिभाशाली लोगों के साथ लड़ रहा था। यद्यपि वे लोग दाव क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंच गए हैं, वे सिर्फ साधारण प्रतिभाशाली लोग हैं और फैंग चेन के सामने उनकी कोई बराबरी नहीं है। जल्द ही फैंग चेन ने क्रिस्टल की मदद से इन प्रतिभाओं को आसानी से मार डाला। ये 1000 रूपांतरण वाला स्वर्गीय क्रिस्टल है। यह इस व्यक्ति के हाथों में कैसे पड़ गया? दूसरे स्तर के बल लू मिलू पैलेस में जब महल के मालिक ने क्रिस्टल को देखा तो वह सदमे में उठ बैठा। लू मिलू पैलेस कई वर्षों से इस 1000 परिवर्तन स्वर्गीय क्रिस्टल पर नजर गड़ाए हुए है और इस बार वे इसे लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फैंग चेन के हाथों में आएगा। क्या ये हो सकता है कि कई रूहों को कुछ हुआ हो? महल के स्वामी निंग माओ बहुत बदसूरत दिखते थे। उनका महल लंबे समय से इस चीज की तैयारी कर रहा था और अब ये किसी और की शादी की पोशाक बन गई थी। वह कैसे नाराज नहीं हो सकता था? लेकिन फैंग चेन के पीछे राक्षस पूर्वज का सामना करते हुए वह केवल अपने क्रोध को दबा सकता था। शायद वह अभी भी 1000 परिवर्तन क्रिस्टल की असली शक्ति को नहीं जानता है। मेरे पास अभी भी इसे वापस लेने का मौका है। उसने मन ही मन सोचा कि वह इस खजाने को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह खजाना कितना शक्तिशाली है। हालांकि फैंग चेन की उपस्थिति ने काफी चर्चा पैदा की, लेकिन जल्द ही ज्यादा लोगों ने इसकी परवाह नहीं की। कारण सरल है, इस बार कई प्रतिभाशाली लोग हैं और उनमें से कई फैंग चेन से भी अधिक चमकदार हैं। इसलिए सभी ने तुरंत अपना ध्यान फैंग चेन से हटा लिया और अन्य लोगों की ओर देखने लगे। ईमानदारी से कहूं तो इस बार यह मेरी उम्मीदों से थोड़ा परे था। चाहे वह झाओ तियानजियो हो या हुओ तियानजियो, मैंने शुरू में सोचा था कि वे युवा हैं और इस बार बहुत चमकदार नहीं होंगे। लेकिन उसने अभी अभी दाव दायरे में प्रवेश किया है और तीसरे स्तर के 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को हराया है। अगर वह आगे बढ़ता रहा तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि वह कितना आगे जाएगा। पिछले कुछ महीनों में झाओ तियानजियो की ताकत में सुधार हुआ है। अगर वह फिर से फैंग चेन से भिड़ते हैं तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि फैंग चेन निश्चित रूप से हार जाएगा।
ये सही है। आखिरकार झाओ तियानजियो की प्रतिभा वहाँ है। पिछली बार जब फैंगचेन ने झाओ शिमाई को हराया था तो ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि यह सिर्फ भाग्य था। यदि दोनों के बीच पुनः मुकाबला हुआ तो झाओ शिमाई की जीत की संभावना निश्चित रूप से अधिक होगी। और वह डुआनमू जिंग काफी दिलचस्प है। ये पहली बार है जब मैंने किसी को गन्ना की कला में इतना शक्तिशाली देखा है। झाओ पिंगफान ने अचानक कहा कि उसे डुआनमू जिंग में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने तियानजियान संप्रदाय की ओर देखा और पूछा, मास्टर यू, आपके तियानजियान संप्रदाय ने ऐसी अद्वितीय प्रतिभा कब विकसित की? बाकी लोगों की नजरें भी मास्टर यू पर पड़ी, उनकी आंखों में ईर्ष्या और गुस्सा था। ये पहली बार था कि संप्रदाय के नेता यू पर इतने बड़े सम्मेलन में विभिन्न ताकतों की नजर थी। वह मन ही मन प्रसन्न और गर्वित महसूस कर रहा था। सौभाग्य से उसकी नज़र अच्छी थी और वह एक नज़र में ही बता सकता था कि डुआनमू जिंग और उसकी बहन असाधारण थे। चारों ओर से आ रही बधाइयों को सुनकर संप्रदाय नेता यू और भी अधिक मुस्कुराए। आप सभी का स्वागत है। मैं चाहता था कि मेरा शिष्य शांत और संयमित रहे, लेकिन ये प्रतिभाशाली व्यक्ति अभी भी बहुत छोटा है। ये शब्द, जो देखने में कम महत्वपूर्ण लगते थे, वास्तव में अहंकार से भरे हुए थे, जिससे आसपास की अन्य ताकतें चिढ़ गईं। हालांकि वे केवल ईर्ष्या, घृणा और जलन ही कर सकते थे। दूसरी श्रेणी की ताकतों में केवल कुछ ही थे जो तियानजियन संप्रदाय की तरह चमकदार थे। लगता है ये जूनियर सिस्टर डुआनमू हैं। वो भी तुचेंगाई हैं। तियानजियान संप्रदाय में किसी ने डुआनमू बैक्सू को देखा। मास्टर यू ने भी डुआनमू बैक्सू को देखा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र में डुआनमू बैक्सू डुआनमू जिंग से बहुत कमतर है और उसे डर है कि वह कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने एक समस्या के बारे में सोचा। अन्य लोगों को यह मत बताना कि डुआनमू बैक्सू डुआनमू जिंग की बहन है, अन्यथा यह एक बड़ी मुसीबत होगी। उसके तियानजियान संप्रदाय के अन्य सदस्य सभी आंतरिक और बाहरी किनारों पर हैं, इसलिए उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि डुआनमू बैक्सू मुख्य क्षेत्र में आ गई है, एक बार उसकी पहचान ज्ञात हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से डुआनमू जिंग को धमकाने के लिए उसका उपयोग करेगी। लेकिन ये लड़की बहुत चालाक है और अपनी पहचान आसानी से नहीं बताएगी। उसने मन ही मन सोचा। इस समय डुआनमू बैक्सू तुचेंग के एक शहर के द्वार पर आई। गेट पर पहरा दे रहे 5 लोगों को देखकर वह रुकी नहीं और सीधे शहर में प्रवेश करना चाहती थी। वे 5 लोग प्रथम स्तर की सेना के साधक थे। वे इस स्थान की रक्षा करने के लिए यहाँ आए थे और स्वाभाविक रूप से वे नहीं चाहते थे कि प्रथम स्तर से नीचे की सेना यहाँ प्रवेश करे। इन प्रथम स्तरीय ताकतों की नज़र में इन निम्न स्तरीय ताकतों के भिक्षु तुचेंग और उनके खजाने में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। इसमें प्रवेश करने के लिए या तो आपको प्रथम स्तर या उससे ऊपर की शक्ति वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए, या फिर आपके पास अद्भुत शक्ति होनी चाहिए। 5 लोगों ने डुआनमू बैक्सू को ऊपर से नीचे तक देखा और ये देखकर कि उसके कपड़े स्पष्ट रूप से प्रथम स्तर के बल के नहीं थे, उन्होंने उसे सीधे रोक दिया। रुकना। नेता लैन यंगडी नामक एक लंबा और पतला आदमी था जो कुल्हाड़ी बादल संप्रदाय से था। क्या? डुआनमू बैक्सू ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी। वह बहुत असंतुष्ट थी। नीली चील तितली ने ठंडे स्वर में कहा, यह ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जा सकते हो, यहाँ से अभी चले जाओ। भाई, बगल में खड़े एक शिष्य ने डुआनमू बैक्सुए को ऊपर से नीचे तक देखा, एक कामुक मुस्कान दिखाते हुए कहा, हालांकि यह लड़की औसत दिखती है, लेकिन इसका फिगर वाकई बहुत अच्छा है। इसे क्यों न रख लिया जाए? हे। लैन यंगडी ने ये सुना और चिल्लाया, क्या तुम मरना चाहते हो? तुचेंग में सब कुछ बाहर से देखा जा सकता है। बाहरी क्षेत्र में इस तरह की चीजें ठीक हैं, लेकिन एक बार जब आप आंतरिक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो आपको ईमानदार होना चाहिए और खुद का व्यवहार करना चाहिए। किसी पर जबरदस्ती करना और फिर उसे मार डालना। कई भिक्षुओं ने इस तरह का काम किया है, लेकिन वे इसे गुप्त रूप से करते हैं और कोई भी इसे प्रकाश में नहीं लाता। आखिरकार इस तरह की बात थोड़ी ज्यादा क्रूर है और इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचेगा। ये सुनकर वह आदमी केवल बुदबुदाया और हार मान ली। लेकिन जब डुआनमू बैक्सू ने ये सुना तो उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। तुम मुझसे क्या करना चाहते हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। लैन यंगडी ने डुआनमू बैक्सू के गुस्से की परवाह नहीं की और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, जल्दी से चले जाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे। डुआनमू बैक्सू ने ठंडे स्वर में कहा, तुचेंग तुम्हारा नहीं है, मैं क्यों नहीं प्रवेश कर सकता? ये देखकर कि डुआनमू बैक्सू जाने को तैयार नहीं थी, अभी अभी बोलने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई,
चूंकि वह जाना नहीं चाहती तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उसके मन में अभी भी डुआनमू बैक्सुए के बारे में कुछ अनुचित विचार थे। जब लैन यंगडी ने देखा कि डुआनमू बैक्सुए इतनी अज्ञानी थी तो वह कार्रवाई करने वाला था, लेकिन उसने पाया कि उसके कपड़े कुछ हद तक वांछित डुआनमू जिंग के कपड़ों से मिलते जुलते थे और वे एक ही संप्रदाय के लग रहे थे। उन्होंने पूछा, डुआनमू जिंग आपके लिए कौन है? बाहरी दुनिया के मास्टर यू इस सवाल को सुनकर चौंक गए, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया। जब तक वह मूर्ख नहीं था, वह दूसरों के साथ अपने रिश्ते को सहजता से प्रकट नहीं करता था, क्योंकि ऐसे प्रश्न अधिकतर अच्छी चीजों के बजाय बुरी चीजें हैं। मेरा मानना है कि डुआनमू बैक्सुए इससे इनकार करेगा। डुआनमू जिंग, वह मेरा भाई है। डुआनमू बैक्सुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। मास्टर यू यह जवाब सुनकर लगभग जमीन पर गिर पड़े। इसे स्वीकार करें, इसे सीधे तौर पर स्वीकार करें। बाकी लोग भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि डुआनमू बैक्सुए इतना सीधा होगा। कुछ ही दूरी पर फैंगचेन ने भी यह सब देखा, लेकिन उसने डुआनमू बैक्सुए को मूर्ख नहीं समझा। वह इन भाई बहनों की ताकत जानता था। इससे पहले वह कहती रही कि मेरा एक मंगेतर है, लेकिन वह सिर्फ तियानजियानमिन के लोगों को चिढ़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र में लुतियानियों में बहुत कम लोग उसकी नज़र में आ सकते थे। यह एक अलग तरह का अहंकार था। लैन यंगडी भी दंग रह गई। ये बात सच है कि जो कोई भी यहाँ तक पहुँच सकता था वह मूर्ख नहीं था, लेकिन उसके सामने खड़ी लड़की थोड़ी भोली लग रही थी, बिल्कुल मूर्ख जैसी भोली। हालांकि चूंकि दूसरा पक्ष डुआनमू जिंग से संबंधित था, वे अभी भी भाई बहन थे। तब तक जब तक वह डुआनमू बैक्सुए को पकड़ लेता और डुआनमू जिंग को बाहर निकाल देता, तब तक वह एक महान कार्य कर चुका होता। उसे पकड़ो! लैन यंगडी दहाड़ उठी। अंततः बाकी लोगों को होश आया और उन्होंने एक के बाद एक डुआनमू बैक्सुए पर हमला कर दिया। मुझे पकड़ो! डुआनमू बैक्सुए की अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में क्षमता है या नहीं। डुआनमू बैक्सुए का हाथ चमक रहा था और उसके हाथ में एक तान तलवार दिखाई दी। कई लोग उसे मारने आ रहे थे, लेकिन वह बिना किसी डर के वहीं खड़ी रही। जल्द ही कई लोग उसके पास आए और उस पर हमला कर दिया। मरना! कई लोग दहाड़ने लगे और सभी जादुई हथियार डुआनमू बैक्सुए पर टूट पड़े। ये देखकर कई लोग बहुत खुश हुए और सोचा कि डुआनमू बैक्सुए डर गई है। लेकिन जब उन्होंने डुआनमू बैक्सुए पर वार किया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये किसी व्यक्ति पर वार करने जैसा नहीं था, बल्कि कपास पर वार करने जैसा था। क्या चल रहा है? कई लोग हैरान थे। ध्यान से! नीली चील तितली अचानक दहाड़ उठी। कई लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन देखा कि डुआनमू बैक्सुए किसी समय वहां प्रकट हुआ था और उसके हाथ में तान तलवार थी जो उन पर वार कर रही थी। कई लोगों के चेहरे अचानक बदल गए और उन्होंने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपने जादुई हथियारों का सहारा लिया। डुआनमू बैक्सुए की तान तलवार बाहर निकली और कटाव एक सफेद बादल में बदल गया और उनकी ओर बढ़ गया। हानिरहित स्लैश को देखकर कई लोग थोड़ा चकित हो गए। आप इसे किसी भी तरह से देखें, ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई शक्ति है। इतना कमजोर हमला, फिर भी तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो। एक व्यक्ति ने उपहास किया और आगे बढ़कर तलवार से वार भी किया ताकि युनझान को तोड़कर डुआनमू बैक्सुए पर कब्जा किया जा सके। लेकिन जैसे ही उसने युनझान को छुआ, उसका चेहरा अचानक बदल गया। कमजोर दिखने वाले युनझान ने वास्तव में उसकी जादुई शक्ति को तोड़ दिया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। हर कोई हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह स्लैश इतना शक्तिशाली होगा, लेकिन इससे पहले कि वे सदमे से उबर पाते, उन्होंने देखा कि परी बादलों ने अचानक चारों ओर अपना स्थान भर लिया और एक हल्की सुगंध उनकी नाक में आ गई और जल्द ही पूरे शहर के द्वार ढक गए। आसपास के सभी लोग अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग करके इसका पता लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फैंगचेन ने दूर से देवताओं और राक्षसों को देखकर अपनी आंखें खोलीं और तब उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा। मैंने देखा कि बादल में कई लोगों की आंखें चली गई थीं और वे आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। डुआनमू बैक्सुए सफेद बादलों में बदल गया और उसमें विलीन हो गया और उसके हाथ में तान तलवार वही थी। आह! लैन यंगडी ने अपने आसपास अपने साथियों की चीखें सुनी और उसकी आंखें भय से भरी थीं। वह चिल्लाया, रुको! हम यंगरू संप्रदाय के अनुयायी हैं। हम बाहर सब कुछ देख रहे हैं। अगर तुम हमें मारोगे तो तुम भी मर जाओगे। तो क्या? डुआनमू बैक्सुए ने ठंडे स्वर में कहा। ये देखकर कि संप्रदाय उसे डरा नहीं सका, लैन यंगडी ने फिर चिल्लाया,
हम लिंक्डइन दिव्य संप्रदाय के साथ सहयोगी हैं। लिंक्डइन दिव्य संप्रदाय 3 केंद्रीय क्षेत्रों में एक प्रमुख शक्ति है और एक महाशक्ति है जिसे 9 क्षेत्रों में शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। ओह, दुआनमू बेक्सु अभी भी उदासीन थी। उसने त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय को भी गंभीरता से नहीं लिया, तथा कथित लिंक्डइन दिव्य संप्रदाय की तो बात ही छोड़िए। उसने लैन यंगडी को मौके पर ही मार डालने के इरादे से चाकू से वार किया। लैन यंगडी ने चिल्लाकर कहा, लिंक्डइन दिव्य संप्रदाय के साथी ताओवादी, कृपया मेरी मदद करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसके बाद तेज हवा का झोंका आया जिसने दुआनमू बेक्सु के सारे बादलों को उड़ा दिया। दुआनमू बेक्सुए भी कई फीट दूर उड़ गया और लैन यंगडी को मारने में असफल रहा। इस आपदा से बचकर लैन यंगडी बहुत खुश हुई और जल्दी से चिल्लाई, फैंग मिंग दाओयो, ये लड़की दुआनमू जिन की बहन है, उसे जाने मत दो। ओह, आकाश से एक आकृति गिरी। ये लिंक्डइन दिव्य संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति फैंग मिंग था। फैंग मिंग ने दुआनमू बेक्सु को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम उस आदमी की बहन हो। आप क्या चाहते हैं? जब दुआनमू बेक्सु को बीच में रोका गया तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने फैंग मिंग की ताकत की परवाह किए बिना सीधे ऊपर की ओर दौड़ लगा दी। ये देखकर फैंग मिंग का चेहरा घृणा से भर गया। तुम्हारे भाई को मुझसे मिलते ही भागना पड़ा, तुम्हें तो छोड़ो। बोलते समय उन्होंने दुआनमू बेक्सुए की ओर लंबी पंखा झल दी। तलवार घुमाते ही तेज हवाएं चलने लगी। तलवार एक अंतहीन भाले में बदल गई और आगे की ओर बढ़ने लगी। दुआनमू बेक्सु बिल्कुल भी डरी नहीं थी और सफेद बादलों ने उसके शरीर को घेर लिया था जैसे कोई परी आसमान से उतर रही हो। वह अपने हाथ में तांग तलवार लेकर लड़ी और सफेद बादल एक लंबी तलवार में बदल गए और पवन भाला से टकरा गए। टकराना, पवन भाला और बादल तलवार की टक्कर। कई लोगों ने सोचा कि दुआनमू बेक्सु निश्चित रूप से हार जाएगा। आखिरकार फैंग मिंग एक प्रसिद्ध अद्वितीय प्रतिभा था। लेकिन अगले ही पल वे सभी दंग रह गए। बादल तलवार को छूते ही पवन भाला तुरंत टूट गई। फैंग मिंग का भाला और हवा का दोहरा रास्ता दुआनमू बेक्सु के महान तरीके जितना अच्छा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? फैंग मिंग ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। अचानक दुआनमू बेक्सु दौड़ा और फैंग मिंग पर हमला करने के लिए अपने हाथ में तांग तलवार लहराई। फैंग मिंग ने जवाबी हमला करने के लिए तुरंत अपना पंखा हिलाया, लेकिन दुआनमू बेक्सु तेज हवाओं को चीरते हुए बहुत तेजी से आया और कई तलवारें सफेद बादलों में बदल गईं। टकराना, दोनों पक्ष तत्काल टकरा गए। दो प्रतिभाओं के बीच लड़ाई स्वाभाविक रूप से बहुत भयंकर थी। एवेन्यू की शक्ति ने दुनिया को हिला दिया और तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी को लगा कि दुआनमू बेक्सु निश्चित रूप से हार जाएगी, लेकिन दुआनमू बेक्सु न केवल हारी बल्कि उसने फैंग मिंग को दबा दिया और उसे कदम दर कदम पीछे धकेल दिया। वह व्यक्ति कौन है जो भाई फैंग को दबा सकता है? वह किस राज्य से है? यहाँ के युद्ध ने सभी पक्षों से प्रतिभाशाली लोगों को इस युद्ध को देखने के लिए आकर्षित किया। अधिकांश लोग फैंग मिंग को प्रसन्नता से देख रहे थे। फैंग मिंग उनका बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर वह मर जाए तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी। लेकिन वे इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि यह महिला कौन थी और कितनी शक्तिशाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दुआनमू जिन की तरह पतली हवा से प्रकट हुई प्रतीत होती है। दोनों पक्षों के बीच दर्जनों राउंड तक टकराव हुआ और फैंग मिंग में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था, केवल घबराहट थी। उसे पूरा यकीन था कि वह निश्चित रूप से अपने सामने खड़ी महिला का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अगर वह लड़ता रहा तो निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन अगर वह पीछे मुड़कर भाग जाए तो क्या उसकी प्रतिष्ठा नहीं गिर जाएगी? मुझे लगता है कि अब जिउझोऊ में सभी बाहरी ताकतें उस पर नजर रख रही हैं। अगर वह भाग गया तो वह जिउझोऊ में कैसे जीवित रह पाएगा? तियानजियो भी ऐसी ही है। उनकी नज़र में चेहरा कभी कभी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब वह पछताता है तो पछताने का कोई मौका नहीं होता। नहीं, हम ऐसे नहीं चल सकते। वह अपने दिल में बहुत सोच रहा था और अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठी। फिर वह चिल्लाया, ये व्यक्ति दुआनमू जिन की जैविक बहन है। साथ ही ताओवादी, जब तक हम उसे पकड़ सकते हैं हम लूटे गए संसाधनों को वापस ले सकते हैं। जब ये शब्द निकले तो सभी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुआनमू जिन की कोई बहन होगी और इस बहन ने यहाँ आने का साहस किया। क्या उसे नहीं पता था कि उसका भाई एक वांछित अपराधी बन चुका है जिसे हर कोई हराना चाहता है? कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। फैंग मिंग, आप ये सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आप हारना चाहते हैं।
आप कहते हैं कि यह सच है, लेकिन इस पर कौन विश्वास करेगा जब तक कि आप उसे स्वयं स्वीकार न करवा लें। वे मूर्ख नहीं हैं और वे सिर्फ फैंग मिंग के शब्दों के कारण डुआनमू बेक्स्यू पर हमला नहीं कर सकते। फैंग मिंग का चेहरा बदसूरत था। बेशक उसने नहीं सोचा था कि डुआनमू बेक्स्यू इसे स्वीकार करेगी। इसकी बात करें तो बृहस्पति काफी समय से दिखाई नहीं दिया है। अगर वह फिर भी आने की हिम्मत करता है तो मैं निश्चित रूप से उसे टुकड़ों में काट दूंगा। दूसरे स्तर की शक्ति का एक साधारण भिक्षु हमारे अवसर को चुराने की हिम्मत करता है। चिंता मत करो, वो तो चेन से बाहर नहीं गया है। उसके पकड़े जाने में बस कुछ ही समय बाकी है। उस नीच आदमी ने सचमुच सोचा था कि हम अपनी गणनाओं से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे नहीं पता था कि उसे पकड़ने का यही सही समय था। जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे डुआन जुपिटर से इतनी नफरत करते हैं कि अगर वे उसे पकड़ लें तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और उनकी सारी बातें डुआनमू बेक्सुए के कानों में पड़ीं। डुआनमू बेक्सुए कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि दूसरे उसके भाई को इस तरह अपमानित करें। उसने पहले चाकू से फैंग मिंग की गर्वपूर्ण रक्षात्मक पद्धति को तोड़ा और फिर जादुई चाकू से उसे मार डाला। साथ ही पर्दे के पीछे का उसका संदेश भी सामने आ गया है। 2 द्वितीय स्तरीय ताओवादी ग्रंथ यून और दाओ सभी के सामने प्रदर्शित किए गए। वह जोर से चिल्लाए, मैं डुआनमू बेक्स्यू हूँ, डुआनमू जिन की बहन। तुम में से कौन मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है? तुम खड़े हो जाओ। जैसे ही ये शब्द निकले पूरा दर्शक चौंक गया और आश्चर्य से डुआनमू बेक्स्यू को देखने लगा। क्या वह इसे स्वीकार करती है? उसने वास्तव में इसे इस तरह स्वीकार किया। क्या वह नहीं जानती कि डुआन जुपिटर अब हत्या का प्राथमिक लक्ष्य है? फैंग मिंग को डुआनमू बेक्स्यू द्वारा कंधे पर मारा गया था और उसका पूरा कंधा लगभग कट गया था। उसने कई बार खून छिड़का और रक्तस्राव रोकने के लिए अमृत पी लिया। लेकिन इस समय वह बेहद उत्साहित था, क्योंकि अगर डुआनमू बेक्स्यू ने अपनी पहचान स्वीकार कर ली तो निश्चित रूप से उसे कई लोगों द्वारा घेर लिया जाएगा। वह दहाड़ कर बोला, मैंने कहा था कि वह थी। तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? चलो उसे एक साथ पकड़ते हैं। उसे उस तरह भागने मत दो डुआन जुपिटर। सभी प्रतिभाशाली लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। डुआन जुपिटर और अन्य लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए। आखिरकार उसने अकेले ही अवसर का आधा हिस्सा छीन लिया था। यदि वे उसे पकड़ लेते हैं तो ये अवसर संभवतः उनके होंगे। लेकिन वह लोच की तरह है, उसे पकड़ना सचमुच कठिन है। यदि वह अपनी बहन को पकड़कर उसे बाहर निकाल सके तो वह उसे भी बाहर निकालने में सफल हो सकता है। अचानक बहुत से लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए और डुआनमू बेक्सुए के करीब जाने लगे। ऐसे भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो मौके पर ही स्थिर रहते हैं और उनके पास कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं होती। प्रतिभाशाली पीढ़ी के रूप में वे डुआन जुपिटर को धमकाने के लिए ऐसे घृणित साधनों का उपयोग करने से घृणा करते हैं। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो आपको अपने असली कौशल का उपयोग करना होगा। धीरे धीरे 5-6 लोगों ने डुआनमू बेक्सुए को घेर लिया। फैंग चेन ने जब ये देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये 5 या 6 लोग दाव दाव के दूसरे स्तर पर थे और उनमें से एक दाव दाव के शिखर पर था। एक साधारण दूसरे स्तर का दाव दाव स्वाभाविक रूप से डुआनमू बेक्स्यू का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा, लेकिन ये सभी अद्वितीय प्रतिभाशाली थे और उनमें से प्रत्येक के पास मध्यम स्तर के दाव दाव की लड़ाकू शक्ति थी। अकेले 5 या 6 प्रतिभाशाली लोगों की घेराबंदी का सामना करने पर डुआनमू बेक्सुए बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। इसके अलावा अभी भी कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या होता है, और अगर डुआनमू बेक्स्यू कमजोर स्थिति में है तो वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। फैंग चेन तुचेंग में प्रवेश कर गया और धीरे धीरे डुआनमू बेक्सुए की ओर चला। वह डुआनमू बेक्सू को बचाना चाहता है। कार्रवाई मत करो। अचानक डुआनमू बेक्स्यू की आवाज फैंग चेन के कानों तक पहुंची। फैंग चेन दंग रह गया। पता चला कि डुआनमू बेक्सुए ने उसे देख लिया था। इससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार डुआनमू बेक्सू उसे पहचान नहीं पाएगी क्योंकि उसने अपना रूप बदल लिया था। लेकिन अब इनकी परवाह करने का समय नहीं है। उन्होंने पूछा, ये विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष प्रतिभाशाली लोग हैं, आप लापरवाह नहीं हो सकते। निश्चिंत रहें। डुआनमू बेक्स्यू ने एक संदेश भेजा, मैं कर सकता हूँ। उसकी आवाज में अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। ये देखकर फैंग चेन केवल इतना कह सका, ठीक है, लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो मैं कार्रवाई करूंगा। डुआनमू बेक्स्यू ने मना नहीं किया। उसने फैंग चेन की ओर देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, बस वहीं खड़े रहो और देखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी।
फैंग चेन चौंका। क्या तुम मुझे नीचे उतारोगे? यह मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन डुआनमू बैक्स्यू का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था और वह तांग दाओ को हाथ में लेकर कुछ लोगों की ओर बढ़ गया। कई लोग थोड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि डुआनमू बैक्स्यू भागने के बजाय आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आप हमें चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, भले ही आप दाव दायरे के पहले स्तर पर हों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के बीच आपके और मेरे बीच कितना बड़ा अंतर है। उनमें से प्रत्येक ने जादुई हथियार बुलाए और डुआनमू बैक्स्यू को घेर लिया। ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा अपने आसपास के माहौल पर ध्यान देते रहते हैं। जब तक डुआन जुपिटर लोगों को बचाने के लिए प्रकट होता है, वे मिलकर कार्रवाई करेंगे। घेराबंदी का सामना करते हुए डुआनमू बैक्स्यू को कोई डर नहीं था। बेहतर, मुझे नहीं मालूम कि किसने चिल्लाया और उनके पीछे से कुछ शब्द प्रकट हुए। उनमें से सबसे कम 5 दाव वेन हैं और सबसे अधिक 8 दाव वेन हैं। ये किसी भी जगह की सर्वोच्च प्रतिभा है। मैंने देखा कि यहाँ अधिकाधिक लोग थे, जिनमें बाय बाय, जियानहुओ और हुओ झुओ भी शामिल थे, जो जिहुओ पर्वत के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग थे। शीर्ष प्रतिभा का सामना करते हुए डुआनमू बैक्स्यू शांत दिखे। उसने शांति से कहा, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे त्यानान क्षेत्र और तुम्हारे निचले क्षेत्रों के बीच कितना बड़ा अंतर है। उसकी आवाज इतनी छोटी थी कि केवल वह ही सुन सकती थी। अगले ही क्षण उसकी आकृति चमकी और वहां से गायब हो गई। कई लोग चौंक गए और उन्होंने अपने आसपास के लोगों को सचेत किया, लेकिन डुआनमू बैक्स्यू का कोई सुराग नहीं मिल सका। एक आदमी ने पूछा, वो कहाँ गई? क्या वह भाग गई? लेकिन अगले ही पल उसने अचानक अपनी पीठ पर ठंड महसूस की और दूसरों को चिल्लाते हुए सुना, पीछे सावधान रहो। आदमी ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि वह डुआनमू बैक्स्यू की गति से हैरान था, तियांजियो की पीढ़ी के रूप में उसके पास अभी भी कुछ तरकीबें थीं। उसने देखा कि उसके हाथों से चरचराहट की आवाज आ रही है और उसने उन्हें अपनी पीठ की ओर मोड़ लिया तथा रोकने के लिए अपनी भला लहराई। साथ ही उसका सिर भी मुड़ा हुआ था, जो विशेष रूप से अजीब लग रहा था। टकराना। दोनों जादुई हथियार आपस में टकराए और एक भयानक वायु प्रवाह ने चारों दिशाओं को हिला दिया। तियांजियो के बीच लड़ाई, यहाँ तक कि एक यादृच्छिक तलवार, साधारण साधकों की पूर्ण शक्ति हमले से बेहतर थी। ये देखकर कि उसने हमले को रोक दिया है, उस आदमी ने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर उसकी अभिव्यक्ति फिर से क्रूर हो गई और उसने कहा, तुम इस तियांजियो पर छिपकर हमला करना चाहते हो, ये तुम्हारी इच्छा है। वास्तव में, डुआनमू बैक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा और अगले ही पल उसके पीछे एक भारी शब्द प्रकट हुआ। ये दावन एक प्रभामंडल के साथ आया था और यह वास्तव में एक डबल दावन था। धमाका, दरार। उस आदमी को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि एक भयानक शक्ति उसकी ओर दबाव डाल रही है। वह प्रतिरोध करने के लिए दावन को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इस अचानक बल का विरोध नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वह घबरा गया और फिर चिल्लाया, जल्दी करो और मेरी मदद करो। अन्य लोगों ने केवल इस क्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और डुआनमू बैक्स्यू की ओर दौड़ पड़े। चले जाओ। डुआनमू बैक्स्यू ने दहाड़ लगाए और उसके पीछे कई दाववन दिखाई दिए। वे सभी दूसरे स्तर के दाववन थे। यह कितने दूसरे स्तर के दाववन हैं? सभी लोग आश्चर्य से डुआनमू बैक्स्यू को देखने लगे। अब उसने 7 या 8 दूसरे स्तर के दाववन दिखाए हैं, जो झाओ शिमाए और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं के बाद दूसरे स्थान पर है। ये भाई बहन कहाँ से आए? सभी को एहसास हो गया कि डुआनमू भाई बहन कितने शक्तिशाली थे और डुआनमू बैक्स्यू के गेट आउट में महान दाव की शक्ति निहित थी और वे प्रतिभाशाली लोग इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके और चकित रह गए। इस समय का फायदा उठाते हुए डुआनमू बैक्स्यू की जादुई शक्ति का विस्फोट हुआ। एक तलवार के बादल ने सीधे आदमी को मार डाला और इस हत्या ने उसे शीर्ष 100 में स्थान दिलाया। और कौन? डुआनमू बैक्स्यू गर्व से खड़ी होकर उन लोगों को देख रही थी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे कुछ देर के लिए डुआनमू बैक्स्यू की गति से चौंक गए। डुआनमू बैक्स्यू इस दृश्य से बहुत संतुष्ट थी और वह जो चाहती थी वह एक बड़ी धूम मचाना था। बेशक ये सब उसके भाई डुआनमू जिंग के लिए नहीं था। वह इस अवसर का उपयोग करके खुद को फैंग चेन को दिखाना चाहती थी। फिर उसने अपनी पहचान अपनी मंगेतर के रूप में घोषित की ताकि वह फैंग चेन के मन में उसके प्रति बनी सभी बुरी धारणाओं को मिटा सके। डरो मत, यद्यपि वह बहुत शक्तिशाली है,
लेकिन जब तक हम एकजुट रहेंगे हम उसे मारने में अवश्य सफल होंगे। उन चंद लोगों में से एक भेड़िए जैसे दिखने वाले और लंबे बालों वाले आदमी ने बात की। इस आदमी का नाम लियांग योंगजी है और वह प्रथम स्तरीय बल लैंग्युआन गैंग का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लांग्युआन गिरोह बेहद कपटी और चालाक है और उनके तरीके भी एक जैसे हैं। तुम उसे रोक लो, मेरे पास उसे पकड़ने का साधन है, उसने कहा। अन्य लोग भी लियांग योंगजी के कपटपूर्ण तरीकों को जानते थे और बिना कोई प्रश्न किए सिर हिला देते थे। जहां तक स्वर्ग के तथाकथित गर्व का प्रश्न है, चूंकि उन्होंने घेराव करना चुना था इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उनमें से कुछ लोग जानते थे कि डुआनमू बैक्सू कितना शक्तिशाली था और स्वाभाविक रूप से वे अपने हमलों में कुछ भी नहीं रोक सकते थे। उन्होंने डुआनमू बैक्सू पर हमला करने के लिए अपने सभी दाओवेन और शक्तिशाली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। डुआनमू बैक्सू गर्व से खड़ी है, उसके पीछे सफेद बादल कतार में खड़े हैं। तुरंत ही आसपास का वातावरण परी बादलों से भर गया तथा कई लोगों को ढक लिया। मैदान, आसपास के सभी लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। दाओवेन के क्षेत्र में इसे प्रदर्शित करने से पहले दाओवेन के तीसरे स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। उदाहरण के लिए घटनास्थल पर फैंग चेन और झाओ शिमाई, उनमें से एक ने बड़ी मुश्किल से दाओवेन को स्तर 3 तक बढ़ाया और दूसरे ने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि उसके पास पहले से ही स्तर 3 का दाओवेन था। लेकिन डुआनमू बैक्सू स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर का ताओवादी है, लेकिन वह ताओवादी क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। यह उन्हें कैसे चौंका नहीं सकता था। डरो मत, ये केवल एक अर्ध डोमेन है, लियांग योंगजी चिल्लाया। सभी ने यह भी पाया कि डुआनमू बैक्सू का डोमेन फैंगचेन और झाओ शिमाई की तुलना में बहुत छोटा था और उसकी गति उन दोनों की तरह शक्तिशाली नहीं थी। यकीनन ये सिर्फ आधा डोमेन है, जाओ उसे मार डालो। ये देखकर कई लोगों का डर खत्म हो गया और वे डुआनमू बैक्सू को मारने के लिए गुस्से से दहाड़ने लगे। आधा मैदान तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त है। डुआनमू बैक्सू ने ठंडी सांस ली, उसका पूरा शरीर अमर ऊर्जा से भर गया और उसने तुरंत कई लोगों के साथ लड़ाई की। शीर्ष प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई स्वाभाविक रूप से धरती हिला देने वाली होती है। डुआनमू बैक्सू ने कई लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने दाओ डोमेन पर भरोसा किया, यहाँ तक कि कई बार ऊपरी हाथ हासिल किया और लगभग कई लोगों को मार डाला। बस इतना है कि कुछ लोग सहयोग करना जानते हैं। जब वह किसी को मारना चाहती है तो वे मिलकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। गंभीर रूप से घायल होने से बचने के लिए डुआनमू बैक्सू केवल उससे निपटने के इस घातक अवसर को छोड़ सकता था। हर किसी ने सोचा था कि डुआनमू बैक्सू इस तरह मर जाएगी, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा होने के बजाय डुआनमू बैक्सू लड़ते हुए और अधिक साहसी बन गया। उसने जो जादुई शक्ति प्रदर्शित की वह अधिकाधिक भयानक होती गई और वास्तव में इसने कई लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और वे खतरे में पड़ गए। क्या हो रहा है? जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है वह और अधिक उग्र क्यों होती जाती है? क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति असीम है? अगर लड़ाई जारी रही तो हम सब यहीं मर सकते हैं। ये राक्षस कहाँ से आया? कई लोग घबरा गए। अगर वे यहीं रहे तो शायद वे सब यहीं मर जाएंगे। लियांग योंगजी कहाँ चले गए? उन्होंने पाया कि लियांग योंगजी बिना जाने कब गायब हो गया था और दूसरे पक्ष ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। तुम कहाँ देख रहे हो? डुआनमू बैक्सू ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने हाथ में तांगदाओ उठाया और उसे काट दिया। टकराना, ये कटाव ऐसा था जैसे आकाश और पृथ्वी को चीरकर अंतहीन बादलों में बदलकर उनमें से एक की ओर कटार हो रहा हो। जब आप इस प्रहार का दबाव महसूस करते हैं, आदमी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, ये जानते हुए कि वह इस प्रहार का सामना नहीं कर सकता, और इस झटके ने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया और उसके पास इस क्षेत्र में छिपने का कोई रास्ता नहीं था। वह फुसफुसाया, मेरी मदद करो। लेकिन अन्य लोगों ने जब ये देखा तो वे उदासीन हो गए और उन्होंने इस हमले को रोकने का साहस नहीं किया। ये देखकर उस आदमी का चेहरा निराशा से भर गया, लेकिन एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते वह अपने भाग्य को इस तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दहाड़ो और सार और रक्त जलाओ। उसने अपने चारों ओर केवल क्लिक की आवाजें सुनी और पीछे से एक कंकाल प्रकट होकर उसके सामने खड़ा हो गया। ये कट कंकाल पर पड़ा। टकराना, भयानक शक्ति ने तुरंत कंकाल को घेर लिया और कंकाल ने एक दर्दनाक चीख निकाली। हड्डियां इंच इंच करके टूट गईं और शून्य में बदल गईं। वह आदमी बची हुई शक्ति से भाग गया, डुआनमू बैक्सू को नाराजगी से देखा और दूर भाग गया। इस समय सार और रक्त को जलाना अपने भविष्य को जलाने के समान कहा जा सकता है।
ये जलन शरीर में छिपे हुए बड़े खतरों को छोड़ जाती है। यदि इसे हल नहीं किया जा सकता है तो उसे शीर्ष प्रतिभाओं की श्रेणी से हटना पड़ता है। इसलिए वह दुवानमू बेक्सुए के प्रति बेहद नाराज था। मुझे आज का बदला याद है। उसने अपने कठोर शब्द छोड़ दिए और दूर भाग गया। कहाँ भागे? दुवानमू बेक्सु ने तांग दाओ उठाया और फिर से वार किया। वार बादलों में बदल गया और उस आदमी की ओर बढ़ गया। आदमी के चेहरे पर अचानक से बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। उसने अपने दांत पीस लिए और फिर से अपना सार और खून जलाने लगा। वह फिर से कंकाल में बदल गया और मुश्किल से ही खुद को रोक पाया। ये देखकर दुवानमू बेक्सु ने फिर से वार किया, लेकिन इससे पहले कि वह ये कदम उठा पाती, उसे अचानक अपनी पीठ पर ठंड का एहसास हुआ। अरे, भाड़ में जाओ! एक ठंडी आवाज आई और उसी समय एक तेज ब्लेड दुवानमू बेक्सु की पीठ में घुस गया। जिस व्यक्ति ने ये कार्रवाई की वह कोई और नहीं बल्कि लियांग योंगजी था। आक्रमण करने के सर्वोत्तम अवसर की प्रतीक्षा में वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। अंततः जब दुवानमू बेक्सु ने लगातार कई जादुई शक्तियों का प्रयोग किया तो उसे सबसे अच्छा अवसर मिल गया। लेकिन जब ये प्रहार दुवानमू बेक्सुए पर पड़ने वाला था तो वह सेट पेंडेंट जिस पर वह लटकी हुई थी उसमें से एक तेज रोशनी निकली और वह तुरंत टूट गया तथा उसकी रक्षा के लिए एक अवरोधक बन गया। टकराना। लियांग योंगजी का तेज ब्लेड गिर गया और उसकी अधिकांश शक्ति अवरोध द्वारा अवरुद्ध हो गई। लेकिन सत्ता का कुछ हिस्सा अभी भी दुवानमू बेक्सुए पर पड़ता है। दुवानमू बेक्सुए को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से खून की धार बह निकली। जब लियांग योंगजी ने देखा कि हमला विफल हो गया तो वह उस पर फिर से हमला करना चाहता था, लेकिन दुवानमू बेक्सु उसे यह अवसर कैसे दे सकता था। तांग दाओ ने पलटवार किया। लियांग योंगजी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गया। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आइए मिलकर कार्रवाई करें, लियांग योंगजी चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से अन्य लोग इस महान अवसर को नहीं चूकना चाहते थे और दुवानमू बेक्सुए की ओर दहाड़ते हुए बढ़े। दुवानमू बेक्सु ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी की और प्रतिरोध करने के लिए अपनी तलवार लहराई। यद्यपि उस पर अचानक हमला किया गया था, फिर भी उसकी ताकत कायम थी और जब तक वह स्थिर थी वह जवाबी हमला कर सकती थी। लेकिन लियांग योंगजी और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसे यह मौका नहीं दिया। वे उसे कोई मौका दिए बिना ही हत्या करने के लिए मजबूर करते रहे। दूर से ये देखकर फैंगचे ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और धीरे धीरे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। उसे मौका मत दो, अपनी पूरी ताकत से मार डालो, लियांग योंगजी चिल्लाया, ये जानते हुए कि यह दुवानमू बेक्सु को मारने का एकमात्र मौका था। उसे मार दोगे? क्या तुम इसके लायक हो? दुवानमू बेक्सु बहुत गुस्से में थी। ये पहली बार था जब उसे इस तरह पीटा गया था। वह अब अपनी अनाड़ीपन को और अधिक नहीं छिपाना चाहती थी और उसके चारों ओर महानता का आभामंडल बढ़ता गया। अगले ही पल दाओवन पर्दे के पीछे प्रकट होता रहता है। 1, 5, 10, 15। जिस क्षण 15 दाव वेन प्रदर्शित किए गए पूरा दर्शक दम रह गया। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि ताओवादी धर्मग्रंथ बहुत हैं, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनमें से 14 धर्मग्रंथ दूसरे स्तर के ताओवादी धर्मग्रंथ हैं। लेकिन जो वहां नहीं था वह तीसरे स्तर का दाओ वेन था। लेवल 3 दाओ वेन, एक और लेवल 3 दाओ वेन, एक और महान प्रतिभा। सभी लोग आश्चर्य से उठ बैठे। फैंगचेन के स्तर 3 दाओ वेन के प्रदर्शन ने पहले ही उन्हें कई राउंड के लिए अवाक कर दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ फैंगचेन की किस्मत थी। लेकिन अब एक और व्यक्ति प्रकट होता है और फैंगचेन की तरह इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। न केवल वे बल्कि बाहर मौजूद कई लोग भी सदमे में उठ बैठे। उन्होंने पहले सुना था कि एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो दाओ वेन के तीसरे स्तर तक जाग गया था। उन्होंने तुरंत सोचा कि यह एक अफवाह थी। आखिरकार उन्होंने कभी नहीं सुना कि क्यूशू में कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु से पहले ताओवाद के तीसरे स्तर तक जागृत हो गया हो। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह वास्तव में सच था और वे अभी भी झोउ युआन क्षेत्र में जाग रहे थे, तो वे इतने सदमे में आ गए कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। ये वास्तव में इस वजह से है कि फैंगचेन का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि जब उन्होंने झाओ शिमाई को हराया था तब से भी अधिक चमकदार। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दोबारा होगा। यह महिला कौन है? वह कहाँ से आई है? वह भी ताओवाद के तीसरे स्तर तक जागृत हो गई है। पर्वत मास्टर यान मियाओ अब और शांत नहीं बैठ सके और संप्रदाय मास्टर यू को देखने के लिए खड़े हो गए। संप्रदाय गुरु यू भी इस समय उलझन में था।
उसे कैसे पता था कि डुआनमू बेक्सुए इतनी विद्रोही होगी। उन दोनों को स्वीकार करने से पहले उन्होंने केवल दूसरे स्तर का ताओवादी पाठ ही प्रस्तुत किया था और उन्हें शीर्ष 300 में प्रवेश की गारंटी दी गई थी। इसलिए उन्होंने उसे क्यूशू सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डुआनमू बेक्सु इतना राक्षस होगा, एक तीसरे स्तर का ताओवादी। ये पहले से ही शीर्ष 5 के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है, वगैरह। अचानक उसे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। डुआनमू बेक्सु एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो ताओवाद के तीसरे स्तर तक जागृत हो चुका है, इसलिए डुआनमू जिंग। उसी समय डुआनमू बेक्सु के अचानक प्रकोप से लियांग योंगजी और अन्य लोग भी अंधे हो गए। लेकिन वे जल्दी से अपने होश में आ गए और लियांग योंगजी चिल्लाया, स्तब्ध मत हो, कार्रवाई करते रहो जब तक उसे कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलता। तो क्या हुआ अगर वह दाओवेन के तीसरे स्तर पर जाग गई? यद्यपि तीसरे स्तर का दाओवन शक्तिशाली है, लेकिन यह जे नहीं है। जब तक वे इसे दबाते रहेंगे, डुआनमू बेक्सु शक्तिशाली जादुई शक्तियों को उजागर करने में सक्षम नहीं होगा। जीत का संतुलन अभी भी उनके हाथ में है। मारना। अन्य लोगों को भी इसका एहसास हुआ और वे बिना किसी हिचकिचाहट के डुआनमू बेक्सुए की ओर दौड़ पड़े। उनके तरीके और अधिक क्रूर होते गए और वे उसे मार डालना चाहते थे। लेकिन उन्होंने डुआनमू बेक्सुए को कम आंका। अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकलने के बाद डुआनमू बेक्सु एक सौम्य और जानलेवा नज़र के साथ युद्ध के देवता की तरह था। हर बार महान दाव की भयानक शक्ति से फूट सकता था। तीसरे स्तर का दाओवन चाकू भयंकर था और बुद्ध को मारने की उसकी शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। जल्द ही लियांग योंगजी और अन्य लोगों का आक्रमण धीरे धीरे गायब हो गया और डुआनमू बेक्सु द्वारा फूटी जादुई शक्ति अधिक से अधिक भयंकर हो गई। लियांग योंगजी और अन्य लोग और भी हताश हो गए। अगर वे ऐसा ही करते रहे तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। और यहाँ की लड़ाई ने धीरे धीरे दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। झाओ शिमाए और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं ने भी इस स्थान पर ध्यान दिया और लड़ाई देखी। लियांग योंगजी ने देखा कि वे विरोध करने में असमर्थ थे और जोर से चिल्लाया, वह डुआनमू जिंग की बहन है। कृपया उसे मारने के लिए साथी ताओवादियों के साथ सेना में शामिल हों। अगर उसे डुआनमू जिंग के साथ एकजुट होने की अनुमति दी गई तो मुझे डर है कि हमारे अधिकांश अवसर उनके द्वारा छीन लिए जाएंगे। आसपास के लोगों ने यह बात सुनी, लेकिन वे उदासीन रहे। झाओ शिमाई को इस लड़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह इधर उधर देखने लगा जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। एक नज़र डालने के बाद उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे वह ढूंढ रही थी और वह थोड़ी निराश हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सचमुच मुझे माफ नहीं कर सकते? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन वह नहीं जानती थी कि फैंग चेन पहले ही यहाँ आ चुका है, लेकिन उसका रूप बदल गया था। उसने झाओ शिमाई को भी देखा, लेकिन उसने केवल उसकी ओर देखा और फिर डुआनमू बेक्सुए पर गिर पड़ा। किसी ने यह नहीं देखा कि बाय बाय उस समय वहां से गायब हो गई थी। डुआनमू बेक्सु की पीठ पर साहस का एक शब्द चमक रहा था, जिसके कारण वह अधिक बहादुरी से लड़ सकती थी। और उसका दाओवन सहयोग भी अत्यंत मौन था, झाओ शिमाई से बदतर नहीं। यहाँ तक कि दाओवन के बीच कुछ सहयोग झाओ शिमाई से बेहतर था। इससे हर कोई बार बार आश्चर्यचकित हो गया। आप जानते हैं, झाओ शिमाई को नंबर 1 प्रतिभा के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन अब न केवल फैंग चेन प्रकट हुआ, बल्कि डुआनमू बेक्सु भी प्रकट हुआ। मरना। डुआनमू बेक्सुए को चाकू से काटा गया। सफेद बादल उग्र समुद्री लहर की तरह उनमें से एक की ओर बढ़ा। वह आदमी पहले से ही थका हुआ था और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर निराशा छा गई। वह पहले वाले आदमी की तरह केवल अपना खून और सार जला सकता था ताकि बमुश्किल विरोध कर सके। फिर से काटो। ये देखकर डुआनमू बेक्सु ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा चाकू निकाल लिया। सफेद बादल बवंडर की तरह उस आदमी की ओर दौड़ा। आदमी का चेहरा पूरी तरह बदल गया और वह इस हमले को रोकने के लिए अपने खून और सार को फिर से जलाना चाहता था। लेकिन उन्होंने डुआनमू बेक्सुए को कम आंका, जो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा था। सफेद बादलों वाला ये बवंडर इतना शक्तिशाली था कि जहां से भी यह गुजरा वहां घास नहीं उगी। उस व्यक्ति ने प्रतिरोध करने के लिए अपना खून और सत्व जलाया, लेकिन ये देखकर वह भयभीत हो गया कि इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। नहीं, वह निराशा में दहाड़ने लगा, लेकिन अंत में उसे केवल मौत ही हाथ लगी। लियांग योंगजी और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि उनके सामने डुआनमू बेक्सु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वे लड़ सकें।
लेकिन अब भागने की इच्छा करना निस्संदेह एक मूर्खतापूर्ण सपना था। दुवानमू बेक्सुए रुका नहीं और दूसरों पर हमला जारी रखा। दाओ यू, ये खत्म हो गया है। लेकिन इसी समय एक धीमी सी आवाज आई। तभी एक पवित्र प्रकाश दुआनमू बेक्सुए की जादुई शक्ति पर चमका और उसे अवरुद्ध कर दिया। कौन? दुआनमू बेक्सुए ने एक निश्चित दिशा में ठंडी निगाह से देखा। आसमान में एक आदमी गर्व से खड़ा था, उसके पूरे शरीर पर पवित्र प्रकाश चमक रहा था। ये वह व्यक्ति था जिसने दुआनमू बेक्सुए के हमले को रोका था। जल्द ही किसी ने हमला करने वाले व्यक्ति को पहचान लिया। ये वरिष्ठ भाई बाई बाई है। उसने वास्तव में हमला भी किया। हाँ, केवल वरिष्ठ भाई बाई जैसा शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति ही उसे हरा सकता है। सभी लोग बोल उठे। दुवानमू बेक्सुए ने जब देखा कि उसकी जादुई शक्ति अवरुद्ध हो गई है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। क्या तुम भी लड़ना चाहते हो? बाई बाई ने उदासीनता से कहा। साथी ताओवादी, मुझे कुछ सम्मान दो और सही समय पर रोक दो। सद्भाव को चोट क्यों पहुंचाओ? सद्भाव को चोट पहुंचाए, दुवानमू बेक्सुए ने ठंडे स्वर में कहा। जब वे मुझे मारना चाहते थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुमने मेरे पूरी तरह से स्वस्थ होने तक खड़े होने का इंतजार क्यों किया? बाई बाई ने उदासीनता से कहा। साथी ताओवादी, आपको इतनी मेहनत से क्यों पीछा करना पड़ रहा है? मुझे कुछ सम्मान तो दो। दुवानमू बेक्सुए ने व्यंग्यपूर्वक कहा। तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों मुंह दिखाऊं? बाई बाई ने यह सुनकर आह भरी। साथी ताओवादी, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? जिउझोउ के पहले प्रमुख संप्रदाय के तियानजियो के रूप में मैं इस हत्या को जारी नहीं देख सकता। साथी ताओवादी, मुझे खेद है। उसने अपना हाथ हिलाया और त्यानिक्सु शेंगजों के 10 और शिष्य उसके चारों ओर प्रकट हुए। जिस क्षण वे प्रकट हुए, ताओवादी ऊर्जा उनके पीछे दौड़ रही थी और उन सभी के पास 7 या 8 ताओवादी ग्रंथ थे और उनकी साधना पूरी तरह से रास्ता पूछने के दूसरे स्तर पर थी। हर कोई दंग रह गया। उन्हें लगा कि बाई बाई अकेले ही दुआनमू बेक्सु से निपट लेगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे 10 लोगों को बुला लेगी। चाहे दुआनमू बेक्सु कितनी भी दुष्ट क्यों न हो, वह निश्चित रूप से इतने सारे तियानजियों की घेराबंदी के सामने पराजित होगी। बेशर्म, कुछ लोग मन ही मन कोसने से खुद को नहीं रोक सके। इतने सारे लोगों ने एक लड़की को घेर लिया जो वाकई बेशर्मी थी। लेकिन बाई बाई त्यानिक्सु संत संप्रदाय की शिष्या थी, इसलिए वे कुछ नहीं कह सके। झाओ शिमाई ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा। बाई बाई, ज्यादा दूर मत जाओ। बाई बाई ने उदासीनता से कहा। जूनियर सिस्ट झाओ, मैं नुकसान से छुटकारा पा रही हूँ। सभी पक्षों के तियानजियो भी मुख्य रूप से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन वह बहुत जानलेवा है। अगर वह इसे जाने देती है तो यह निश्चित रूप से बड़ी हताहतों का कारण बनेगा। हमारा त्यानिक्सु संत संप्रदाय शीर्ष तियानजियो के रूप में सभी बलों के लिए इस तरह के नुकसान से छुटकारा पाने की स्थिति में है। उसके शब्द धार्मिक और भावुक थे। झाओ शिमाई को पता था कि बाई बाई इस लड़ाई के माध्यम से प्रसिद्ध होना चाहती थी। जब तक वह तीसरे स्तर के दाओवन के साथ तियानजियो को मारता रहेगा, चाहे वह उसे मारने के लिए किसी भी साधन का इस्तेमाल करे, उसका नाम निश्चित रूप से 9 राज्यों को हिला देगा। प्रसिद्धि के लिए वह कुछ भी कर सकता था। झाओ शिमाई कुछ और कहना चाहता था, लेकिन दुआनमू बेक्सु ने कहा, यदि आप कम को हराने के लिए अधिक का उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी और डर का लेश भी नहीं था। उसके आत्मविश्वास का सामना करते हुए बाई बाई चौंक गई और झिझकने लगी। क्या उसकी ताकत इससे ज्यादा है? और डुआन जुपिटर अभी तक प्रकट नहीं हुआ है और वह अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं दिखता है। उसे इस बात की चिंता होने लगी कि क्या वह सचमुच दुआनमू बेक्सुए को मार सकेगा। यदि इतने सारे लोग नहीं मारे जा सकते तो क्या यह मजाक नहीं होगा? लेकिन अब इतने सारे लोग उन्हें देख रहे हैं और उनके लिए यह बहुत शर्मनाक होगा कि जब उन्होंने ये कह दिया है तो वे अपनी बात से पीछे हट जाएं। इसके अलावा उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है और वह वास्तव में यह विश्वास नहीं करता कि वह किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। चूंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए मैं विनम्र नहीं रहूंगा। वह हाथ हिलाकर चाहता था कि कोई कार्रवाई करे। त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय एक शीर्ष शक्ति है, लेकिन ये केवल कुछ लोगों को ही अधिक शक्ति से धमका सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े संप्रदाय ने अपनी वर्तमान उपलब्धियां केवल ऐसे निम्न स्तरीय तरीकों पर भरोसा करके हासिल की हैं? इस समय एक आकृति धीरे से दुआनमू बेक्सु के पास आए और हल्के से बोली। हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित था कि कोई वास्तव में दुआनमू बेक्सुए का पक्ष ले रहा है।
वह एक साधारण सा दिखने वाला युवक था और वहां मौजूद कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। केवल झाओ शिमाई का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा जब उसने यह आकृति देखी। क्या ये वह है? ये देखकर कि किसी ने उसके त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय को चुनौती देने का साहस किया है, बाई बाई ने तुरंत गुस्से से कहा, किस तरह का कमीना त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत करता है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय हमेशा से ऐसा ही रहा है। युवक बिल्कुल भी डरा नहीं और शांति से बोला, आप कौन हैं? बाई बाई ने गुस्से से कहा, मैं कौन हूँ? युवक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं फेंग चेन हूँ। उसने अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाया जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। जब उन्होंने फेंग चेन का सुंदर चेहरा देखा तो सभी हैरान रह गए। फेंग चेन, वह अंततः आंतरिक घेरे की तरह है। ये वास्तव में आप है। झाओ शिमाई ने जटिल भाव से फेंग चेन की ओर देखा। जब डुआनमू बैक्स्यू ने फेंग चेन को आते देखा तो वह नाराज हो गई और असंतुष्ट होकर बोली, मैंने तुमसे कहा था, मैं यह अकेले कर सकती हूँ। फेंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय में 10 लोगों का एक समूह है। यदि वे आपसे निपटने के लिए एक गठन स्थापित करते हैं तो ये बहुत परेशानी भरा होगा, भले ही आपके पास बैकअप योजना हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार हम क्यूशू सम्मेलन में सिर्फ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भाग नहीं ले रहे हैं। ये जीवन या मृत्यु का सवाल है। अगर लड़ाई जारी रही तो चाहे डुआनमू बैक्स्यू कितनी भी मजबूत क्यों न हो, ये बेकार होगी। मुझे डर है कि सभी शीर्ष प्रतिभाएं धीरे धीरे सेना में शामिल हो जाएंगी, क्योंकि डुआनमू बैक्स्यू द्वारा दिखाई गई ताकत बहुत मजबूत है। अगर वह इसे पहले से हल नहीं करती है और रिंग लड़ाई का इंतजार करती है तो कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा।